आपके पास वेल्डिंग इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है वो शिपयार्ड का एक्सपीरियंस है। अब ये क्वेश्चन अलग है, गल्फ में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री नहीं है और 2 साल काम करने के बाद ग्रोथ कितना देगी। किसी ने अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम किया है, देखो मैं यही कहूँगा कोई कॉमर्स में है तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर ये नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हम लोग ने अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखा है कि कंपनी वाला इस जॉब पोजीशन के लिए बीटेक मांगेगा। देखिए यहाँ पे आप डर जाएंगे। कई कैंडिडेट होते हैं, जिद्दी होते हैं, कोर्स करते हैं, कहते हैं नहीं सर मुझे सीधे विदेश जाना है। सर मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे फेसबुक के थ्रू आपके वीडियो देखकर मुझे पता चला, तो मैंने इसके बारे में सुन रखा था, लेकिन जब मैंने आपके वीडियो के बारे में सुना देखा तो मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे मैंने सर्च किया कि आखिर ये है क्या। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी मैंने अपने भैया से भी कंसल्ट किया जो मेरे अभी सऊदी में है, तो उन्होंने भी ये कोर्स करके रखा हुआ था NDT लेवल 2 और QA QC, ठीक है। तो वो मेरे को सजेशन दिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बीटेक मैकेनिकल से किए हो, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे लाइफ में ये एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहेगा तुम्हारा ये करियर के लिए। तुम्हारा पैसा भी इंक्रीमेंट होगा, तुम्हारा पोस्ट भी होगा और तुम्हारे लाइफ में ये बहुत अच्छा ये करेगा। लेकिन अगर ये करते हो और उसके बाद बहुत सारा धीरे धीरे बहुत सारे कोर्स भी हैं, तो वो करने के लिए आप पहले जाओ और वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट में, अच्छा इंस्टीट्यूट एक करना जहाँ का सर्टिफिकेट का डिमांड हो। ऐसा नहीं कि एरा वेरा, वो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप कहीं भी जाते हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट से कर लेते हो तो उसका कोई डिमांड नहीं, लेकिन एक रेप्यूटेड कोई इंस्टीट्यूट से करते हो जिसका सर्टिफिकेट का डिमांड हो, तो वहाँ से उसका पढ़ाई, उसका सर्टिफिकेट का, अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आप देखते हो, इंटरव्यू देखते हैं कि हाँ ये लड़का कहाँ से करके आया है, तो उस सर्टिफिकेट का उसका मतलब वो सब कुछ देख के वो जज करता है। तो मैंने सर बहुत सर्च किया, तो लास्ट में आपका एक वीडियो देखा फेसबुक पे, तो फिर वहाँ से मैंने आपका फिर वीडियो भी यूट्यूब पे देखा, गूगल में सर्च मारा, तो सब कुछ इंक्वायरी करने के बाद मेरे को सर्टिफिकेशन मिला कि हाँ ये इंस्टीट्यूट मेरे लाइफ में कुछ कर सकता है। तो मैंने आपका वो वीडियो में नंबर दिया हुआ था, नंबर में आंचल मैम का नंबर था, 2-3 लोगों का नंबर था, मैंने बात भी की, इंक्वायरी भी की, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिला, अच्छा लगा कि हाँ यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ की फैसिलिटी वगैरह भी सब कुछ पता चला कि सब कुछ सही है। तो मैंने आज सर कल रात मैंने यहाँ विजिट किया रात 12 बजे, आज मैं यहाँ से आपके साथ में बैठा हूँ। अभी आप क्या जानना चाहते हैं? बस सर मुझे ये जानना है कि मेरे लिए ये कोर्स मेरे लाइफ में क्या क्या वैल्यू ऐड करेगा। हाँ वैल्यू करेगा सर। आपने बताया बीटेक मैकेनिकल है, कब के पास आउट हैं? 14-18 सर। 2014 से 18 बैच। बीटेक से पहले क्या है, डिप्लोमा है मैकेनिक या क्या है? नहीं डायरेक्ट मतलब 12th किया था उससे पहले। 18 के बाद क्या किया आपने बीटेक पास करने के बाद? सर इंडिया में लोकल थोड़ा जॉब किया, जैसे हीरो होंडा शोरूम में या ये सब में थोड़ा 1 साल 2 साल, जहाँ मुझे मतलब पोस्टिंग ना अच्छा मिले और ना पैसा अच्छा मिला, मैं छोड़ता गया। फिर लास्ट मैंने हीरो होंडा में आप क्या काम करते थे? एज ए सुपरवाइजर। एज ए सुपरवाइजर मैन्युफैक्चरिंग होता था? यस सर। क्या पार्ट बनता था? वो सब बाइक वगैरह का जितना भी पार्ट वगैरह था उसका वही सब माल सप्लाई होना बनना। ये सब। कितने साल काम किया वहाँ सर? 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल। यस। इसके बाद फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, दिल्ली में क्या नाम था वो कंपनी का नाम सर भूल जा रहा हूँ, वहाँ भी मैंने काम किया 2 साल, ठीक है। तो वहाँ भी मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिला, तो मैं वहाँ भी छोड़ दिया काम। वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी? जी। क्या मैन्युफैक्चर करती थी? वो पार्ट्स वगैरह, वो गोदरेज वगैरह का, ये सब बड़ा। यहाँ पे भी आपने 2 साल काम? 2 साल काम किया। इसके बाद क्या किया? उसके बाद सर मैंने प्लान कर रहा था बाहर निकलने का, क्योंकि मेरे भैया ऑलरेडी बाहर थे, ठीक है। तो मैं कुछ सोच रहा था कि निकला कैसे जाए। ऐसे तो सर मैं सोचा था अगर बीटेक सिंपल बीटेक लेके जाता हूँ तो मुझे क्या जॉब मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन सर अचानक से मेरे को एक दोस्त मिला, वो बोला कि तुम जॉब अभी छोड़े हो क्या? बोला हाँ छोड़े हुए। तो बाहर निकलना चाहते हैं? बोला हाँ निकलना चाहते हैं। तो मेरे को वो बताया कि रसिया में एक जॉब आया हुआ है, क्या जाओगे? तो मैंने कहा कि क्या पोस्ट है, क्या है उसमें? तो उसने कहा कि सुपरवाइजर का जॉब है और तुम बीटेक किए हो तो तुमको ये सुपरवाइजर का जॉब मिल सकता है। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिज्यूम मांगा, मैंने रिज्यूम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं सुपरवाइजर के जॉब पे
चला गया। 1 साल काम किया और 1 साल के बाद में फिर अभी यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद सर NET लेवल 2 और QA/QC के बारे में सोच रहा हूँ करना। ठीक। सुपरवाइजर किस चीज़ का सुपरविजन करते थे आप? वो सर मेरे नीचे मेरे अंडर में कम से कम 15-20 एज ए मतलब वेल्डर, टेक्नीशियन, हेल्पर, ये सब मेरे अंडर में वो काम करते। तो मैं उनका सारा रिपोर्ट लेकर इंजीनियर को देता था। कुछ मैन्युफैक्चर होता था, फैब्रिकेशन था, क्या वो था? शिपयार्ड कंपनी थी, गवर्नमेंट की थी शिपयार्ड कंपनी। वो कंपनी हमारे वो मटेरियल वगैरह देती थी और हम टोटल असेंबल करके A to Z कंपनी को हैंड ओवर कर देते थे। तो इसके बाद आपको NDT के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सर वहाँ पर रसिया में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो उनको पता चला मेरे एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो वो सोचे कि लड़का बीटेक किया हुआ और ये सुपरवाइजर किया कर रहा है, इसका क्या फंडा मैं पूछना चाहता हूँ। तो इस व्यू से उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बुला के पूछा मेरे बारे में कि आप करते क्या हो, क्या किए पढ़ाई। मैंने सर बीटेक। तो सर वो मेरे को 10 मिनट 15 मिनट वो मेरे को ये NET लेवल 2 और QA/QC के बारे में बताएं। वो बोले कि अगर तुम ये दोनों करके आते हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारा करियर है, एक अच्छे जगह पे चला जाएगा जहाँ तुम सोचे भी नहीं होगे, ठीक है। और तुम अगर इसी जॉब में रहोगे सुपरवाइजर, न तुम्हारा कोई आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं, तुम लाइफ टाइम तक इसी चक्कर में रहोगे सुपरवाइजर का ही। तो सर उनका फिर मैंने सुना और सर्च मारा तो मुझे लगा सच में ये कुछ है। आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो इस फील्ड में काम करता हो? मेरे एक भैया हैं, अपने भैया, बड़े भैया हैं जो अभी सऊदी में हैं, और वो इसी आज से 8-9 साल पहले ये कोर्स QA/QC और NET लेवल 2 करके गए हुए थे, जो आज वो काम कर रहे हैं। आज उनका पेमेंट 3 लाख रुपया है सर, इंडियन मनी पर मंथ। यस सर। तो आपको तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। वो तो है सर, लेकिन सर थोड़ा उनसे पूछने में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सर वो अपने मेहनत से अपने खुद, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुद से कुछ कर सकूँ। किशोर देखो, अभी तक आपने जो किया ना अपने मेहनत से ही किया है ना। पहले आपने हीरो होंडा में सुपरवाइजर की पोजीशन पे काम किया, फिर दिल्ली में काम किया, गोदरेज के पार्ट बनते थे, फिर रशिया में भी आपने वेल्डर का सुपरविजन किया, टेक्नीशियन का सुपरविजन, सारा आपका मेहनत ही है। और अभी भी जो रास्ता आप चलेंगे वो भी मेहनत से ही होगा। और हम सब लोग ना स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करते हैं। और मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं जो आपको पता ना हो, आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। बट फिर भी आपके जितने भी सवाल हैं आज उन सब का आंसर मैं करूँगा। तो आपको अभी एक करियर पाथ की ज़रूरत है। यस सर। ठीक, क्योंकि अभी तक जो भी आपने किया है, आपको जो मिलता गया आप उसे करते गए। यस। और आगे भी करना वही है, जो मिलता जाएगा वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ फिक्स नहीं करना है कि मुझे यही करना है। यस। ठीक, एकदम मतलब ढीला छोड़ देना है, यस। लेकिन एक रस्सी पकड़ के चलना है। ठीक है। और वो रस्सी क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे कि आप जिस एम से आए हैं, आप उसी एम को करेंगे यहाँ पे NDT लेवल 2 एंड QA/QC। जिस चीज़ का सजेशन आपके भैया ने दिया है आपको, या पिछली कंपनी में आपके सीनियर ने दिया था। हम बैठे हैं 2026 में। ठीक, ये आपका पहला सीढ़ी रहेगा फॉर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। इसे करने के बाद आप इंडिया में काम करें या अब्रॉड में काम करें, लगभग आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करना है। यस। ठीक, आपकी सैलरी अगर कुछ ज़्यादा होती, मतलब मान लो 1.5-2 लाख रुपए होती, तब मैं आपकी इसकी तुरंत बाद आपको मैं CSWIP सजेस्ट करता। यस। अगर आपकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए होती वहाँ पे रशिया में, तो मैं आपको इसकी इमिडिएटली बाद CSWIP 3.1 की सलाह देता। बट क्योंकि आपकी सैलरी काफ़ी कम थी, 60,000 रुपये ही थी, तो आपको मैं सजेस्ट दूंगा कि आप पहले NDT एंड QA/QC करके यस सर। आप 1-2 साल काम करो, फिर आप अगला पड़ाव जो रहेगा वो आपका CSWIP 3.1 करेंगे। तो होपफुली हो सकता है कि 2027 में इसे करें या फिर 2028 में करें। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। यस सर। ठीक है, पहले NDT QA/QC जितना भी सीखेंगे, इनको ग्राउंड लेवल पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक, ऐसा नहीं करना कि भाई NDT हो गया आप तो तुरंत CSWIP कर लो, राइट। यस। इत्मीनान से काम सीखिए, फिर CSWIP करिए। अब CSWIP होता क्या है, सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स है। ये UK की बॉडी कराती है, TWI जिसका नाम है। अच्छा। ये आपको तब करना है
जब आपको वेल्डिंग के सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। कब? जब आपको वेल्डिंग के सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। मान लीजिए आप साइट पे काम कर रहे हैं, उधर वैकेंसी आ रही है वेल्डिंग इंस्पेक्टर की, आपका जो मैनेजर है वो कह रहा है भाई वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, अच्छा पैसा मिल रहा है और आपको वेल्डिंग में काम करने में मज़ा आ रहा है, तो आप ये सर्टिफिकेशन करेंगे। दूसरा है आपको पाइपिंग में ग्रो करना है अगर, तो उस केस में क्या करेंगे आप? API 570। अच्छा Right. तो सर क्या NDT लेवल 2 और QA/QC करने के बाद ये करना या फिर ये स्टेप फिर उसके बाद ये? देखिए कायदे में स्टेप तो यही बनता है, पहले NDT लेवल 2 प्लस Yes, sir. QA/QC, यस सर। फिर आप CSWIP करें, अच्छा, फिर आप API 570 के लिए जाएं। वो पाइपिंग लाइन के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा जो अगर हम कहें ना सीढ़ी एक सीढ़ी करके चढ़ना, तो वो यही है, जी। यस राइट। यस लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे यही करना है, तो कस्टमर जो कहेगा हम वो कर देंगे, लेकिन ये हमारा सलाह नहीं होता है। नहीं सही। समझे आप? Yes. तो क्या है, यही आपको करियर पाथ अच्छा फॉलो करना है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? इसके बाद आप CSWIP 3.2 कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप? B गैस कर सकते हैं या फिर नेस कर सकते हैं। B गैस नेस के बारे में कुछ आइडिया है आपको? नहीं नाम सुना हुआ सर, क्योंकि मेरे भैया ये बीच बीच में वो छुट्टी लेके आते थे और ये सब कोर्स करके, क्योंकि मेरे रूम में उनका जब वो कुछ देखता था पेपर वगैरह, तो ये सब पेपर वगैरह में लिखा हो रहता था बी गैस ये सब, ठीक है, गैस उस। तो मुझे लगा कि हाँ ये कोर्स, फिर मैंने इसको सर्च किया नेट पे, तो पता चला ये कोर्स है। तो भैया मेरे ये सब कर चुके हैं। ठीक है। ओके, तो होता क्या है, ये हम लोग जो पेंट करते हैं ना, अच्छा, तो पेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए ये कोर्स होता है। कोटिंग इसी को बोला जाता है क्या सर? पेंटिंग कोटिंग इसी को बोला जाता है, राइट। तो जो बी गैस है ये ब्रिटिश बॉडी कराती है, यूके की बॉडी कराती है। नेस जो है ये अमेरिकन बॉडी कराती है। तो ये दोनों में बेस्ट कौन सा रहता है सर? दोनों ही बेस्ट है, आपको ये नहीं सोचना क्या बेस्ट है। अब मान लो आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, तो आप क्या करोगे? नेस करोगे। अच्छा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, आप बी गैस करोगे। ठीक, ओके। तो अभी डिसाइड नहीं करना है कि आपको बी गैस करना है या नहीं करना है। नहीं वो जब आप उस लेवल पहुंचेंगे, उस समय पहुंचेंगे, तो अपने उस समय क्या बेहतर रहेगा आप वो डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे। अच्छा, राइट। ओके। अब इसमें जो मैंने API 570 बोला था, यस, API के 11 तरीके के कोर्स होते हैं टोटल। कितने? ठीक है। 11 तरीके के कोर्स। अब होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, लेकिन अगर जितने कोर्स लिखे हैं ये लगभग 11 तरीके के हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, राइट। अगर आप इनको ही एक साल 2 साल के गैप पे करेंगे तो आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, लेकिन ये सर्टिफिकेशन खत्म नहीं होंगे। ठीक, अब हमें कंपनी पैसा कब देती है? काम करने वाले को नहीं देती, किसको देती है? जैसे तो नॉर्मल कुछ से पूछा जाएगा तो वो तो ये जवाब देगा कि काम करने वाले को ही पैसा दिया जाता है। तो लेबर को मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा पैसा। तो वही बात है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन, जिसके पास जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशन होता है उतनी उस इंसान की वैल्यू बनती है, राइट। और कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि आप वैल्यूएबल हो या नहीं हो? यस, वो ये देखेगी आपका रिज्यूमे कितना वेट रखता है ना। और वेट वजन से नहीं कि 10 पन्ने का हो गया तो भारी हो गया, है ना। कितना सर्टिफिकेशन है उसमें, और सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अच्छा, अभी जैसे आप ऑटोकैड सीखते हैं या आप कोई भी कोर्स करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑटोनोमस सर्टिफिकेट है। ये जितनी भी सर्टिफिकेशन हैं ये सारी कैसे हैं? इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इन सर्टिफिकेशन की वैल्यू इंडिया में, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, गल्फ कंट्रीज़ में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, हर जगह इनकी वैल्यू है। ओके, और पूछिए। तो सर ये लास्ट मतलब जो आप बताएंगे बी गैस और EMS, ये लास्ट नहीं, लास्ट कुछ भी नहीं है, लास्ट कुछ भी नहीं है ना? लास्ट कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं इधर लिखते चले जाऊंगा। नहीं ठीक है, इसलिए इतना ही काफी मेरी, अब पता नहीं इतना भी कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन ठीक है सर, ये स्टेप बाय स्टेप बताए ना आप, राइट। ठीक है। और सर ये कितने कितने महीने का कोर्स है तो आप बताएंगे? मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। देखिए, ये जो हैराकी लिखी हुई है ये एक जनरल हैराकी है। अच्छा अच्छा, आपके लिए क्या हैराकी बनेगी
वो आज हम नहीं डिसाइड कर सकते, यस राइट। आपने एनडीटी एंड क्यूक्यूसी किया कोर्स, हम क्वालिटी कंट्रोल में 3 चीज कवर करते हैं, पाइपिंग इंस्पेक्शन, वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन। मैकेनिकल को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यस स्टैटिक इक्विपमेंट एंड रोटेटरी इक्विपमेंट। तो टोटल कितने तरीके की फील्ड मिल गई आपको? 4 तरीके की फील्ड मिल गई है। अब आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप पाइपिंग इंस्पेक्शन की से रिलेटेड जितनी पोजीशंस होंगी उसमें भी इंटरव्यू देंगे, वेल्डिंग इंस्पेक्शन से रिलेटेड जितनी जॉब्स आएंगी उसमें भी इंटरव्यू देंगे, स्टैटिक इक्विपमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू देंगे, रोटेटरी इक्विपमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू देंगे। सारे इंटरव्यू देंगे आप, जिसमें आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा बनेगा, जिसमें आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, आप वो कंपनी ज्वाइन करेंगे। यस सही है, ठीक। यस आज कुछ नहीं सोचना है आपको, आज क्या सोचना है? जो मैं करने आया। जो करने आए हैं और कैसे करने आए हैं ये। तो कैसे पढ़ाई होगी ये भी समझ लीजिए। आप अभी सामान लेके आएंगे या सामान लेके आए हैं अपना? लेके आया। सामान लेके आए हैं। यस रशिया से कब आए थे? जैसे सर 2 months पहले आया सर। 2 महीने पहले। ठीक है। ओके देखिए इधर आपको सबसे पहले सुबह थ्योरी की क्लास चलेगी, अच्छा फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, राइट। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हॉस्टल भी इसी बिल्डिंग में है और इसी बिल्डिंग में ही आप स्टे करेंगे। रात में भी आप फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं निकलता हूँ देखता हूँ रात में 9 बजे 10 बजे 11 12 बजे तक लोग पढ़ते रहते हैं, यस देखता हूँ। ठीक। तो जब पूरा ही एनवायरनमेंट वही होता है पूरी बिल्डिंग का, यस तो मतलब आपको भी लगता, कोई ऐसा है ना जो पढ़ने में नहीं मन कर रहा है, जब मैं पिक्चर देख लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, Yes. वो देखे सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं गाने कैसे सुनूँ, मैं भी पढ़ूंगा बैठ के। यस वो होता है। तो एक वो पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा मेंटेन्ड है कि हर स्टूडेंट पढ़ेगा। नीचे बेसमेंट में सारे बच्चे रात में 9 बजे 10 बजे तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, अच्छा ठीक। तो ये आपका मेंटेन होगा। पढ़ना कैसे है? थ्योरी पास करेंगे एग्जाम, वो हर कोई कर लेता है। प्रैक्टिकल तब तक अनलिमिटेड टाइम करते हैं जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते हैं। और परफेक्ट हम किसको कहते हैं? यस मतलब आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यस डिफेक्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिफेक्ट का साइज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यस अब कितने तरीके के वर्क पीस होते हैं इंडस्ट्री में? या तो आपको मिलेगा राउंड पाइप, यस राउंड पाइप होता है, तो राउंड पाइप भी है टेस्ट पीस में। फिर आपको क्या मिलेगा? प्लेट मिलेगा, प्लेट में बट वेल्ड रहेगी, यस बट वेल्ड की भी टेस्ट पीसेस हैं। फिर क्या मिलेगा आपको? टी, टी जॉइंट भी है। यस फिर सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टी के वाई जॉइंट। टी के वाई जॉइंट जानते हैं? ठीक है भाई जान। एक पाइप ऐसे है, दीजिए पेन दीजिए, है ना, दीजिए। इस पाइप के ऊपर एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, तो ये क्या हो गया? वाई, अच्छा है ना। इस तरीके से वेल्डिंग होती है ना। यस और इधर से लगा है और इधर से लगा है, तो अब ये क्या बन गया? के, यस राइट। तो टी के वाई जॉइंट, हर तरीके के जॉइंट का आपको इंस्पेक्शन करना आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो जितने भी तरीके के टेस्ट पीस हो सकते हैं, जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट पीसेस, सारे टेस्ट पीस अवेलेबल हैं, ठीक। तो क्या है, इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वहाँ जितनी भी तरीके की सिनेरियोज आ सकते हैं, वो सारे सिनेरियोज की प्रैक्टिस आप यहीं पे करके जाते हैं। अब साइट पे जैसे आपको एएनडीटी के बारे में जो भी जानकारी मिली, वो जानकारी कैसे मिली मैं वो बताता हूँ। जब यहाँ का कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है, यस तब इंटरव्यूअर ये ऑब्जर्व करता है कि इसको तो वो सब आता है जो कि एक काम करने वाले बंदे को आता है। यहाँ की कोई फ्रेशर बच्चा भी यहाँ से जब जाता है इंटरव्यू देने, यस तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाता है जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन आंसर करता है। दूसरी चीज़, हमारा कैंडिडेट जब साइट पे पहुँचेगा तो उसे अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी वाला उसको सीधे उठा के साइट पे भेज सकता है इंडिपेंडेंट लेवल पे, और वो बंदा जाके वहाँ पे काम कर पाता है। जी तीसरी चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्लाइंट हैंडल करना।
तो क्लाइंट हैंडल करना मीन्स क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल कैसे बनते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। हम लोग आपको थ्योरी प्रैक्टिकल कराने के बाद डेली 3 बजे के बाद से एक क्लाइंट हैंडलिंग सेशन स्टार्ट होता है। इसमें हर बच्चा एक दिन में 3 से 4 तरीके के क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है वो सीखता है। अब ये एक इकोसिस्टम बना है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर कुछ नहीं कर रहे हैं, वी हैव मेंटेन्ड अ इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम स्टूडेंट लोग आपस में मेंटेन करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग। सो ANDT हैव क्रिएटेड अ इकोसिस्टम, जिससे अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे आप आए हैं तो आप क्लाइंट बन जाएंगे, एक स्टूडेंट क्या रहेगा, वो है कस्टमर, वो क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा, कस्टमर आंसर करेगा। और हर स्टूडेंट को एक दिन में 4 तरीके के सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है डेली बेसिस पे। कितना? 4 तरीके का सेशन रिकॉर्ड करके हर स्टूडेंट डेली अपलोड करेगा। अब आप पहले दिन जब रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, आपसे हो सकता है गलती हो जाए, आप फंबल कर जाए, आप हेजिटेट करें, दूसरे दिन भी गलती करेंगे, 5वें दिन भी गलती करेंगे, 10वें दिन भी गलती करेंगे। अरे महीने में एंड आते आते आप बोलना सीख जाते हैं और आपके अंदर का डर जो है वो निकल जाता है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी बच्चा अगर कहीं भी साइड पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं बिल्डिंग में, इंडियन स्टूडेंट भी हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वाले भी हैं अभी, ठीक है। तो हर तरीके के लोग रहते हैं और इन लोगों का जब मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली सब लोग अपग्रेड होते हैं। तो ये आपको एक ऐसा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे जो आपको बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा। और पूछिए सर, जो क्वेश्चन था सर वो तो मैंने पूछ ही लिया। अरे सर इसको मतलब अगर ये कंप्लीट करता हूँ मैं सर, तो मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा सर? इंडिया में एक्सपीरियंस ले लूँ या फिर डायरेक्ट बाहर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, आपके पास ऑलरेडी बाहर का भी एक्सपीरियंस है, इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, ठीक। तो आप जहाँ भी जाना प्रेफर करें, आप इंडिया में काम करना प्रेफर करेंगे, आपको इंडिया में जॉब मिलेगी। आप बाहर जाना चाहेंगे, आपको बाहर जॉब मिलेगी। ओके, बस आपको सोच लेना है कि आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हैं, आपको इंडिया में जॉब करना, आपको इंडिया में जॉब मिल जाएगी। बस आपको सोचना है, उसके आगे का काम सब हम करके देंगे आपको। हाँ, पूछिए पूछिए। सर, इनके पास दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस है, सुपरवाइजर का, तो ये और कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं? ओके, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो शिपयार्ड का एक्सपीरियंस है। किसका है? शिपयार्ड का। और किसका है? ये सुपरवाइजर थे। किसके सुपरवाइजर थे? वेल्डर्स के सुपरवाइजर थे, टेक्नीशियंस के सुपरवाइजर थे। तो हमारा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो या एरोस्पेस है या डिफेंस है या कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे मेनली हम किस चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं? वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक। और शिपयार्ड ऐसा है कि ड्राई डॉक हर जगह है। यूएई ड्राई डॉक जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर मेरा यूएई ड्राई डॉक की मैं वैकेंसी डालता हूँ तो उसके पीछे ये समझिए कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर यूएई ड्राई डॉक का वैकेंसी कब आएगा। क्यों? क्योंकि वो सैलरी देते हैं 8,000 AED, 15,000 AED, ऐसा सैलरी देते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनका एक्सपीरियंस, जिसने वेल्डिंग का सुपरविजन कर लिया वो थर्मल पावर प्लांट में भी काम कर सकता है, वो ऑयल एंड गैस में भी काम कर सकता है, वो हैवी फैब्रिकेशन में भी काम कर सकता है, हर जगह काम कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी ने ऑटोमोबाइल में 5 ईयर काम किया है या इंडिया में ही काम किया है तो वो डायरेक्ट जा सकता है ऑयल गैस सेक्टर में। अब ये क्वेश्चन अलग है ना। इनका जो केस है, आपका केस क्या है? आपके पास वेल्डिंग इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस है। बट अगर किसी ने सिर्फ ऑटोमोबाइल में काम किया है, चाहे 5 साल किया चाहे 10 साल किया है, वो इंसान इस फील्ड के लिए फ्रेशर है। लेकिन वहाँ भी तो QC होता होगा ना? होता है। हाँ, अगर उसने किया है तब वो जा कर सकता है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, हम बात करते हैं सबसे आसान से, हम जाते हैं गल्फ़ में। गल्फ़ में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री नहीं है, मतलब वहाँ पे कारें क्या है, इंडिया से बन के जाएंगी, दूसरी कंट्रीज से बन के आएंगी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, सर्विस सेंटर की, तो उसको वहाँ जॉब मिलेगी नहीं वैसी। तब उसको एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर तब जाएगा। तो अगर ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस लेके कोई ऑटोमोबाइल में गल्फ में जाना भी चाहता है तो वैकेंसी आती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पर बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है। अब बहुत कम जब कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, राइट। जैसे चाय की दुकान हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स बहुत हैं, वहाँ में इंडस्ट्री बहुत कम है, तो इन लोग को कंपनी सैलरी देती भी है तो बहुत कम सैलरी देगी, और 2 साल काम करने के बाद ग्रोथ कितना देगी, 100 रियाल बढ़ा देगी, राइट। तो क्या करना है, और 2 साल के लिए बच गए एक ही सैलरी पे जाके। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाहे कोई इंडिया में काम कर रहा है या गल्फ में काम कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, तो मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर आपको खाली काम करना है तो आप काम करिए, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो इंडस्ट्री स्विच करिए। जो बच्चे आते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, बहुत सारे, जैसे ऑटोमोबाइल है, दूसरा सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है। अब आज की डेट में हर जगह, और मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वालिटी में ज़्यादातर मिलते हैं कि हमने क्वालिटी में काम किया है, कंपनी ये बनाती थी, कंपनी वो बनाती थी। उस केस में हमें ऑयल एंड गैस के लिए, उनके लिए क्या क्या कैरियर पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, किसी ने अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम किया है तो उसे माइक्रोमीटर चलाना आता होगा, उसे वर्नियर कैलिपर चलाना आता होगा, उसने बोर गेज, डेप्थ गेज ये सब चलाया होगा, सरफेस रफनेस ये सब चेक किया होगा, है ना, प्लेटिंग थिकनेस ये सब किया होगा मैन्युफैक्चरिंग वाले ने, प्रोडक्शन वाले ने। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, क्वालिटी का बेस है। अगर किसी ने इतना काम सीख रखा है और फिर वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में स्विच करना चाहता है तो वो आधा रेडी है, क्योंकि उसको एक बेस क्वालिटी कंट्रोल आ गया है, मैन पावर को हैंडल करना आ गया है। अब क्या नहीं आया है, वो टेक्निक नहीं आई है जो कि ऑयल एंड गैस में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो चीज़ें आप सिखा सकते हैं। सिखाने के बाद उन लोगों को हम इंडिया में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस दिलाएं, उसके बाद वो फिर अपना पुराना एक्सपीरियंस को ऐड करके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन ऑयल एंड गैस, थर्मल पावर प्लांट, एरोस्पेस, डिफेंस, इन सारी इंडस्ट्री। तो 12th वाला जो है बंदा कोई भी, और वो नॉन टेक है, मतलब वो बीए है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड में भी उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, उसको भी ऑयल एंड गैस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब आप सलाह क्या देंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कोई कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ही ग्रो करे, उससे उसमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल पा रही है तब वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आ सकता है, इसमें तो गारंटीड ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, राइट। आने के लिए उसको मतलब चैलेंजेस रहेंगे या इजीली आ पाएगा? ईजिली आ पाएगा। मेरा पहला सजेशन क्या रहेगा कि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कॉमर्स बैकग्राउंड में ही एक्सेल करने की कोशिश करे, बट अगर उसमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अब क्या करेगा वो? NDT and QAQC से स्टार्ट करवाइए, इंडिया में जॉब दिलाइए, और जॉब में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है कि ऐसी जॉब दिलाइए जिसमें उससे खूब काम कराया जाए, राइट, जिससे वो कम समय में ज़्यादा काम सीख सके, और फिर उसे आप इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर चाहता है तो बाहर भेजिए, राइट। इंटरव्यूज़ हमेशा मिलते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 इंटरव्यू मिलेगा उसके लिए। अब एक एक दिन में 2-2, 3-3 इंटरव्यू मिल रहा है, महीने में कुछ नहीं 50 इंटरव्यू भी दे रहा है, तो कोई तो सेलेक्ट करके लेके जाएगा। ज़्यादातर लोग पूछते सर कि 12th विद साइंस बैकग्राउंड, इसके बाद BA MA कर लिया, उनको भी कई जगह पे आगे जाके इंडिया में चैलेंजेस रहते हैं, जॉब नहीं मिल पा रही प्रॉपर जॉब, वो भी ऑयल एंड गैस में मूव करना चाहते हैं। आपका सजेशन उनके लिए क्या है, आर्ट साइड वालों के लिए खास तौर से? मैं एक बेस लाइन बताऊंगा सबको, बेस लाइन। इन फील्ड में जाने के लिए आपके पास बीटेक है, डिप्लोमा है, ITI है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर ये नहीं है तो आप नहीं जा सकते। इवन अगर आपने 5th क्लास भी कर रखा है तभी भी आप जितने सर्टिफिकेशन का नाम लिया है हर सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, इवन अगर आप सिर्फ 5th क्लास पास हैं। क्या समझे? क्वालिफिकेशन जो है ना, क्वालिफिकेशन इज अ प्रूफ दैट वी हैव नॉलेज। क्या है? क्वालिफिकेशन इज अ प्रूफ दैट वी हैव नॉलेज, वेयर एज सर्टिफिकेशन इज अ प्रूफ दैट वी हैव स्किल सेट्स। समझे?
तो ये डिग्रियां क्या होती हैं, ये डिग्रियां ये बताती हैं कि हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान तो इंटरनेट में भरा पड़ा है, गूगल पे कुछ भी डालो आपको पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा उसका। बट कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? काम करने वाला चाहिए, जो काम करके दे। काम मतलब स्किल, स्किल मतलब कौशल। अब कौशल का क्या है? कौशल कहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि इसको ये कौशल आता है, इसको ये स्किल सेट्स आते हैं? वी गेट इट वेरीफाइड थ्रू सर्टिफिकेशन। ठीक, सर्टिफिकेशन दो तरीके के हो गए। एक जनरल सर्टिफिकेशन, आपने कहीं से इंग्लिश का कोर्स किया, उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इंग्लिश का कोर्स आपने किया है। क्या ये सर्टिफिकेट बताएगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? इंश्योर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बट यहीं पे आइल्ट्स एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, आइल्ट्स में अगर आपके 9 बैंड है, 8.5 बैंड है, तो इट मीन्स आपकी इंग्लिश अच्छी है ही है, राइट? तो क्या है आइल्ट्स? इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में, चाहे ऑयल एंड गैस, थर्मल पावर प्लांट, हैवी इंजन, कुछ भी हो, इसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जितने भी हैं वो सारे सर्टिफिकेशन ANDT में अवेलेबल है। बच्चा इन्हें कर सकता है, इसमें ग्रो कर सकता है। आपका क्वेश्चन था कि आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, नॉन टेक नॉन टेक, है ना? तभी हमने बात की कि सिंपल अगर क्लास 5 पास है तो वो इन सबके लिए एलिजिबल है। बिकॉज ये सर्टिफिकेशन कहाँ से है? दीज सर्टिफिकेशन आर फ्रॉम आइदर US और UK, है ना? आइदर US और UK। US UK में एजुकेशन सिस्टम क्या है हम ये समझते हैं। वहाँ पे कोई भी बच्चा 8वीं क्लास करने के बाद वो 10वीं या 12वीं का फॉर्म नहीं भरता है। वो क्या करता है? ट्रेड सेंटर ज्वाइन करेगा। अब ट्रेड सेंटर क्या है? कौशल केंद्र, ठीक है, जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। अब किसी बच्चे ने 8वीं क्लास कर लिया है, अब वो ट्रेड सेंटर में जाके उसे जो भी मन कर रहा है, उसे मन कर रहा है मैं प्लम्बर बनूंगा, उसे मन कर रहा है मैं इलेक्ट्रीशियन बनूंगा, उसे मन कर रहा है मैं फार्मासिस्ट बनूंगा, उसको मन कर रहा है मैं मैकेनिक बनूंगा, राइट, उसको मन कर रहा है मैं अकाउंटेंट बनूंगा। तो उससे रिलेटेड 3 महीने का कोर्स करता है। 3 महीने का कोर्स का पैसा उसके घर वाले देते हैं। इसके बाद ये इंसान 8वीं पास इंसान अब जॉब करेगा, कमाएगा, अपने घर में अपना रेंट भरेगा, अपने खाने का खर्चा देगा। और अगर ये फील्ड समझ में नहीं आता है तो अब क्या करेगा? अकाउंटिंग लिया था लेट सपोज, अब अकाउंटिंग की जॉब छोड़ देगा, वहाँ से उतना पैसा इकट्ठा करके अगले 3 महीने का फिर से सर्वाइवल हो सके, और फिर से ट्रेड सेंटर ज्वाइन करेगा, दूसरा कौशल लेगा, दूसरा स्किल सेट लेगा। इस तरीके से ये इंश्योर करता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये काम मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं, इस काम में मैं लॉन्ग टर्म ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं। तो अब ये इंश्योर करने के बाद उसको समझ में आ गया NDT फील्ड बहुत अच्छी है मेरे लिए, राइट? तो अब वो NDT फील्ड में लेवल 1 करेगा, जॉब करेगा। फिर लेवल 1 के बाद जब एक्सपीरियंस हो गया तो वही कैंडिडेट अब एलिजिबल हो गया लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में एक्सपीरियंस ले लिया, अब कंपनी वाले ने कहा भैया तुम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आ जाओ, है ना, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो यही कैंडिडेट अब क्वालिटी कंट्रोल का भी सर्टिफिकेशन कर लेगा और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चला जाएगा। इसी इंसान के बाद जो सिर्फ क्लास 5 पास है, अभी हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, इसने लेवल 2 करने के बाद 4 साल एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब यही इंसान लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, राइट? तो एजुकेशन कहीं भी बीच में नहीं आएगा। जितने भी सर्टिफिकेशन है, NDT ले लीजिए, CSIP ले लीजिए, EPI है, BGAS है, NIS है, क्वालिफिकेशन आपका जो है वो कहीं भी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। कंपनीज में सर कोई मांगते हैं कि बीटेक या डिप्लोमा ही होने चाहिए, ऐसा कुछ है? और फिर उस केस में 12th वाले पीछे रह जाएंगे अगर सर्टिफिकेट सिमिलर है तो? देखिए यहाँ पे बात आ जाती है माइंडसेट की। किसकी बात आ जाती है? माइंडसेट की। हम लोग ने अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखा है कि कंपनी वाला इस जॉब पोजीशन के लिए बीटेक मांगेगा, और कंपनी में जो बैठा है जिसने जॉब वैकेंसी निकाली है उसने माइंडसेट बना रखा है कि मुझे बीटेक वाले ने ही ये किया होगा। अंडरस्टैंड? तो ये माइंडसेट क्या है? माइंडसेट प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, CSIP 3.1 सर्टिफाइड है, वो अगर CSIP 3.1 का इंटरव्यू देने जा रहा है और उसे ये काम आता है, कंपनी बिल्कुल नहीं कहेगी नहीं मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। समझ रहे हैं? बीटेक आपने भी किया है, कितना सीखते हैं बीटेक में? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी दुनियादारी सीखती है, राइट? तो कोई भी बीटेक वाला या कोई भी मतलब कुछ नहीं सीखता है। नहीं सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा कई बार हो जाता है ना कि हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा और एक बीटेक लिख रखा है। वो वाला सीन कई बार आता है। देखिए यहाँ पे आप डर जाएंगे, आपका माइंडसेट कहेगा कि मैं यहाँ एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन क्या आप वहाँ तक गए? नहीं गए, राइट?
मैं पर्सनली वहाँ तक जा चुका हूँ और ऐसे बहुत इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन हाइड करके इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोग के जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं वैलिडेट कर पाऊँ। तो बहुत जगह ऐसा इंटरव्यू दिया है, डमी इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो ठीक है, सेलेक्टेड, मैंने हटा दिया था बीटेक, ठीक है, सिर्फ अपना 12th के बिहाफ पे इंटरव्यू दिया है, एंड आई हैव क्रैक्ड द इंटरव्यूज। तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगा, बट आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होनी चाहिए। हाई इंटरेस्टेड के मामले में अगर गल्फ में जाना चाहते हैं बच्चे, तो कितने साल बाद इस कोर्स को करने जा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई कैंडिडेट होते हैं, जिद्दी होते हैं, कोर्स करते हैं, कहते हैं नहीं सर मुझे सीधे विदेश जाना है, हम मना करते हैं नहीं मत जाओ, पहले इंडिया में काम करो, और वो जिद्दी कैंडिडेट सीधे पहुंच भी जाते हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर जिद होता है कि मुझे विदेश ही जाना है। हम मना करेंगे लेकिन वो इंटरव्यू देना चाहेगा, हम इंटरव्यू दिलाएंगे, और वो जिद्दी है तो एक दिन में 3 इंटरव्यू देगा, महीने में 90 इंटरव्यू देगा, अरे कोई तो उठा के ले जाएगा उसे। गल्फ में कहाँ जा सकते हैं, मतलब मेनली हर कंट्रीज, दुबई, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, कहीं भी, हर जगह। अच्छा, अगर फिलहाल देखा जाए, करंटली न्यूज़ देखा जाए तो अभी कल का ही एक बहुत बड़े नेता खामनेई के जो है उनकी डेथ हुई, और इजराइल का जो वर्ल्ड वार इसमें चल रहा है, ये जो वार चल रहे हैं इसको देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि कल के डेट में क्या जो अगर इंडिया अगर उनके सपोर्टिंग में है तो क्या ये जो गल्फ कंट्री हैं जो तेल जो से संपन्न देश हैं, क्या वो इंडिया के कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे आने वाले टाइम में? आपको इसका ऐसा क्या लगता है इस फील्ड में? देखो क्या होता है ना कि कंपनी को ना वो बिजनेस करने बैठा है, उसे चाहिए आदमी, और कैसा आदमी, नॉलेजेबल आदमी, मेहनत करने वाला आदमी, ठीक। आज के डेट में इंडिया का जो कैंडिडेट है वो बहुत मेहनती है, ठीक है, वो किसी भी रेट पे काम करने के लिए जाने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे 2 रुपये कमाने हैं, और इंडिया की सैलरी से फार बेटर सैलरी हम कमाते हैं उधर जाके। उसको भी क्या मिल रहा है, उसको भी ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है जो कि 2 लोग का काम करेगा अकेले। अभी मैं हैदराबाद में था, मेरे पास एक कैंडिडेट आया था, सऊदी सिटीजन था, कोर्स करने के लिए, तो उसकी सैलरी 8,000 रियाल थी। वो क्या करता था, कुछ नहीं करता था, और अपना काम किससे करवाता था, इंडियन कैंडिडेट हायर था, सारा काम इंडियन करता था, वो सिर्फ सैलरी उठाता था, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करता था, बट अपना काम दूसरे से करवाता था। तो अब कंपनी किसको हायर करेगी? सेम अपने कंट्री के ऐसे इंसान को जो कि खाली सैलरी उठा रहा है, या ऐसे कंट्री के प्रोफेशनल को हायर करेगी जो कि काम करके दे रहा है ना। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या कोई भी हो, अगर काम करने वाले नहीं रहेंगे कंपनी चलेगी ही नहीं। आप रशिया में थे, वहाँ पे इंडियन, नेपाली, फिलिपीनी, बांग्लादेशी हर मिलेंगे आपको, हर कंट्री से, राइट। अब रशिया में वॉर चलती है तो हमेशा रहेगा, जॉब कभी खत्म नहीं होगी। एनडीटी और क्यूईक्यूसी करने की लास्ट मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए कि अगर उसको लेट से स्विच करना है तो लास्ट उसकी एज क्या होनी चाहिए कि वो तब तक स्विच कर पाए, उसके बाद उसको बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, ऐसे लोग भी कोर्स करने आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं। तो उनको क्या बेनिफिट्स मिल पाएंगे? रिटायरमेंट के बाद वो इंडिया में रहेंगे या बाहर जाएंगे, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, अब कोई इंसान है, उसने अपना इतना लंबा टाइम स्पेंड कर दिया है करियर में, अब क्या हो रहा है, उसको बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बन जाता है, नेटवर्किंग बन जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, इस काम को सीखने के बाद वो कंसल्टिंग का काम करते हैं, ठीक। कंसल्टिंग मतलब कि वो जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन देंगे, और उनको मोटा पैसा मिलता है उस चीज़ का। तो उसके लिए उसको इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर गल्फ का ही होना चाहिए? अगर उसने दूसरे फील्ड में भी गल्फ में काम किया और उसके बाद वो रिटायर होके भी आ रहा है, इस कोर्स को करने के बाद वो दोबारा गल्फ जाके में बेनिफिट मिलेगा या इंडिया में भी उसको कोई बेनिफिट मिल जाएगा? देखिए, मैं अगर रिटायरमेंट की बात करूँ तो रिटायरमेंट के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल सकता है, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का 2 केस आ जाता है। गल्फ की मैं बात करूँ तो एक तो 45 साल के ऊपर बाहर लग जाएगा, मतलब कंपनी कहती है कि 45 साल से ऊपर का इंसान नहीं चाहिए मुझे। दूसरा बार लगता है 55 साल की उम्र पे गल्फ के लिए। लेकिन कंसल्टिंग का काम ऐसा है कि आप 75 साल के हैं, 80 साल के हैं,
आपको कंसल्टिंग के काम के लिए बुलाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंसल्टिंग करने के लिए ये कोर्स करते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है और उनको कंपनियां बुलाती हैं और मोटा पैसा मिलता है। तो क्या वो इंडिविजुअल करेगा या टीम में करेगा? मतलब अपनी टीम बना सकता है वो, थर्ड पार्टी जैसा कुछ रहेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उसको रहेगा, डायरेक्ट उसका क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट रहेगा? कंसल्टिंग में डायरेक्ट मतलब टीम नहीं बनती है। कंसल्टिंग में मतलब वो इंसान खुद है, उसकी इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट सजेशन हो सकता है वो सजेशन दे सकता है। तो कंसल्टिंग कुछ ऐसा आ गया। अब हम बात करते हैं कि कोई 40 साल का है, अब 40 साल का है तो 45 साल के बाद बाहर आएगा, मतलब 100% कंपनीज तो उसको हायर नहीं करेंगी 45 साल के बाद, लेकिन 50% कंपनीज अभी भी हायर करेंगी उसे, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, बट आपकी एज ज़्यादा है तो ये मत सोचिए अब आप नहीं कर पाएंगे। आप कुछ करेंगे तो आज से तो बेहतर बन जाएंगे ना। आप जितना कमा रहे हैं, जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल सेट्स है, आपने कुछ चीज़ ऐड किया तो आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी, स्किल सेट्स बढ़े, तो नॉर्मल सी बात है आपका पैसा भी बढ़ेगा आपका। मैं ये कह रही हूँ सर, जैसे बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, यहाँ इंडिया में उनके फ्रेशर सैलरी क्या होगी, और जिन्होंने बीए मतलब नॉर्मल आर्ट साइड से पढ़ा उनकी यहाँ पे सैलरी क्या होगी फ्रेशर में, और यहाँ करने के बाद 6 महीने अगर हम बाहर जैसे उनको भेज रहे हैं तो बाहर जाते हैं तो वहाँ की सैलरी क्या होगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है। इस पार्ट की ना वीडियो अलग से बना के डाल देना इतना काट के अलग से डाल देना। तो क्या रहेगा, देखो सैलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें कभी नहीं पूछना चाहिए। सैलरी कैसा क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछना चाहिए, ठीक? आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब कोई कैंडिडेट सैलरी के पीछे भागता है तो सैलरी उससे दूर भागती है। आप कंपनी में चाहो ज्वाइन करो, मत पूछो सैलरी कितना मिलेगा, काम करके दिखाओ, 2 महीने काम करके दिखाओ, फिर कंपनी वाला खुद से देगा आपको, राइट? तो कोई बच्चा अगर आपसे पूछता है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी तो उसे बोल दो ये प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, दिस इज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नॉलेज मिलता है, आप यहाँ से काम सीखें, हम आपको काम इतना सिखाएंगे कि आप अगर 10 इंटरव्यू देंगे तो 10 में से 8 इंटरव्यू आपका क्रैक होगा, ठीक है? आपको ये अगर मिनिमम पूछ भी रहा है बहुत ज्यादा तो क्या हो सकता है? आप गूगल पे सर्च करिए, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी जाइए, वहाँ से पूछिए क्या सैलरी है, आप गूगल पे सर्च करिए, चैट जीपीटी पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, राइट? आप उनको वैकेंसीज जो आती हैं हमारी वो वैकेंसीज दे दिया करो कि ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में इतनी सैलरी मिल रही है, बट आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये हम नहीं बता सकते। और डिफाइन करना है थोड़ा सा, नहीं सर करिए, इंडिया का बता दिया, बाहर का भी सेम ही रहेगा, बता दो, और बाहर जैसे भेजे तो उसका सर्विस चार्ज जैसे सारी चीजें, ठीक है? अभी देखो एक बच्चा एडमिशन लेता है कॉलेज में, ठीक? तो जब एडमिशन लेता है उसमें पूछता है क्या कि मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा, या मैं टॉप करूंगा कॉलेज की नहीं, तो कॉलेज कहेगा तुम टॉप करोगे, बच्चा कहेगा मैं टॉप करूंगा तभी एडमिशन लूंगा। तो ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करे कितना पढ़ाई करेगा, उसके हिसाब से उसको वहाँ पे परसेंटेज आएगा। तो इसी तरीके से वो ही सेम कैंडिडेट जितनी मेहनत करेगा कंपनी उसको उतना ज़्यादा ग्रोथ देगी, और नहीं भी ग्रोथ दे रही है तो यहाँ कम से कम काम सीख रहा है, काम सीख लिया 3 महीने 6 महीने साल भर, अब जब दूसरी जगह स्विच करेगा और इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अब इसको मुंह मांगा दाम मिलेगा। और इसको तभी भी रेट नहीं मांगना है, कभी भी सामने से आने देना है। सिर्फ सैलरी ग्रोथ के लिए ही स्विच करना चाहिए या किसी दूसरे पर्पज से भी, या कुछ नया सीखने को दूसरी कंपनी में मिला उस पर्पज से स्विच करना चाहिए दूसरी कंपनी को, और कितने टाइम बाद करना चाहिए? कोई बेस रूल नहीं बनाना है, कोई भी बेस रूल नहीं बनाना है, राइट? लेकिन सर कम से कम एक टाइम तो होना चाहिए कि कंपनी में इतने दिन तो टिके आदमी, बस वरना तो ऐसा है कि वो तो 2 महीने काम करने के बाद ही स्विच करने की सोचता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं कैंडिडेट के मन में तो रहता ही है कि मैंने ये सब सीखा, मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी भी ग्रोथ होना चाहिए। अब कंपनी नॉर्मली 12% का इंक्रीमेंट पर ईयर करती होगी है, 15%, तो उसको लग रहा है कि अगर तुम स्विच करोगे तो उसकी हाइक ज़्यादा होगी। कंपनी स्विच करने से हाइक नहीं मिलेगी। हाइक कब मिलेगी? जब कैंडिडेट ने आज एनडीटीएन क्यूसी करके जॉब करने गया है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, पैसा कमाए, उस पैसे से फिर CHWIP 3.1 करे, ठीक है? अपने उसने स्किल सेट्स बढ़ा ली, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आ गया, अब वही कंपनी उसको कुछ नहीं तो पहले 20,000 दे देती है, 80,000 रुपये पर मंथ दे देगी। वही कंपनी, सेम कंपनी, और काम भी ये वही करेगा, कुछ ज़्यादा अलग काम नहीं करेगा, काम लगभग वही करेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज हो जाएगा, बट इसकी सैलरी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली।
तो क्या करना है, कंपनी स्विच करने का नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूं, अपनी स्किल्स को बढ़ाऊं, इस तरीके से सोचना है। और आपके पास माइंड में बहुत सारे, रशिया से मेरे पास आई गेस 4 महीने पहले कम से कम 20 लोगों ने कॉल किया लगातार 3 से 4 दिन के अंदर, और सब लोगों का आने का यही टाइम था। ऐसा क्या मतलब था रशिया में? सब एग्रीमेंट वो कंप्लीट हो गया होगा सबका। अच्छा, इसलिए सब, अब मेरे साथ में भी जो है वहाँ सब 9 या 10 को कंप्लीट हो रहा है, 10 मार्च को एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो हाँ 10, 11, 12 नीचे को भी अभी एक बच्चा पढ़ रहा है रशिया से हाँ। आया हुआ, और इंडिया में इसको करने की कोशिश करने के बाद कितना ग्रोथ और मतलब चांसेस अच्छे हैं? इसका इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की। विदेश तो देखो क्या है, विदेश जल्दी पैसा हम कमाना चाहते हैं तो हम विदेश जाते हैं। ज़्यादा पैसा कमा आप इंडिया में ही सकते हो, विदेश में ज़्यादा नहीं कमा सकते, ज़्यादा आप इंडिया में ही कमा सकते हो। आप काम सीखो, शुरुआत में आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। हर 1 साल बाद 2 साल बाद जो पैसा कमा रहे हो, खर्चा कम से कम करो और उस पैसे को अपने करियर पे लगाते जाओ, अपग्रेड करते जाओ। ठीक, इंडिया में रहते हुए भी 3 से 4 लाख रुपए मंथली कमाना पॉसिबल है अगर आप राइट करियर पाथ फॉलो कर रहे हो। सर लेवल 3 के बारे में बताइए कि इसको क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितनी ग्रोथ मिलती है? देखो क्या है कि आपने आज एक लेवल किया है, उसके बाद अगला लेवल करो, उसके बाद अगला लेवल करो। हर लेवल में आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर कोई एनडीटी लेवल 2 करने के बाद सी से पाइपिंग किसी में नहीं जाना चाहता तो उसको लेवल 3 कर लेना चाहिए। लेवल 3 यूजफुल मेनली आता है कंसल्टिंग के लिए। लेवल 3 की एम्प्लॉयमेंट बहुत कम आती है, ठीक, जो कि कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि ठीक है लेवल 2 करने के बाद आप लेवल 3 में जाओ। यही कि अगर वो तैयारी कंटिन्यू रखना चाहे तो वो तब तक रख सकता है जब तक एनडीटी। तैयारी हमें पहले से ही करना चाहिए, वो तो एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया ना। सीसिप का कोर्स और सीसिप का सर्टिफिकेशन या फिर लेवल 3 की नॉलेज या लेवल 3 का सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, तो क्या सिर्फ वो कोर्स करके कुछ मतलब अपनी जॉब से या करियर में आगे बढ़ सकता है कि भाई अभी मैं नहीं कर सकता सर्टिफिकेशन, लेकिन मैं कोर्स कर लेता हूँ जिससे मुझे सीसिप की पूरी जानकारी हो जाए, इससे ही उसको करियर में अपग्रेडेशन या करियर में कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। देखिए आपने अगर CSWIP 3.1 की पूरी प्रिपरेशन कर ली तो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास नॉलेज पूरी, स्किल पूरी है। उस स्किल को कागज़ में दिखाने का सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप इंटरव्यू से पूछे सर कुछ भी पूछ लो मेरे से, सर मेरे से कुछ भी काम करा लो क्योंकि मुझे सारा काम आता है। कंपनी पूछेगी, आपको हायर करेगी। हो सकता है दूसरे CSIP सर्टिफिकेट वाले को 80,000 दे तो आपको 60,000 में रख ले, राइट। अब क्या होता है, कई बार हमारी साइट पे हमें एक ही सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, कागज़ में एक ही सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, बट रियल पे हमारा काम बहुत ज़्यादा है। तो हमें कितने वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए? हमें 10 चाहिए। कागज़ में तो एक है, अब दूसरा कंपनी को सस्ते में मिल गया, इसका कागज़ ही नहीं ना, कागज़ कंपनी दूसरे का इस्तेमाल कर लेगी, इससे काम करवा लेगी, इसको भी ग्रोथ मिल गई, कंपनी का ही बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से हर सर्टिफिकेशन में प्रिपरेशन बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, और जब पैसा आएगा तो उस पैसे से बाद में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सर जो यहाँ भी इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, गल्फ में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब वो ऐसी जॉब में, छोटी मोटी जॉब जहाँ उन्हें करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, अब वो इंतज़ार करें कि मैं पहले इंडिया आ जाऊँ फिर ये करूँ कोर्स, या वहीं से करने के बाद वहीं की वहीं उनको कुछ स्विच मिल सकता है करियर में? देखो अगर कोई UAE में है और UAE से रहते रहते अगर अपना सर्टिफिकेशन करना चाहता है तो थ्योरी तो पूरा सीख लेगा ऑनलाइन, प्रैक्टिकल का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा उसको, तो प्रैक्टिकल वीडियो में समझ जाएगा लेकिन मशीन हाथ से नहीं चला पाएगा। अब इतने एक्सपीरियंस के बाद वो कैंडिडेट अगर UAE में जॉब स्विच करना चाहता है तो मैं उस बच्चे को 88 कंपनीज का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, नाम, एड्रेस सब कुछ दे दूंगा। UAE में रहते रहते वो कंपनीज को कांटेक्ट कर सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। अब 88 कंपनी को कोई इंटरव्यू देगा, कोई ना कोई तो सेलेक्ट करेगा ना, राइट। ये तो दूसरे कंट्रीज का भी कर सकते हैं, UAE में चले जाएं, मतलब बात गर्लफ्रेंड तो आपस में बहुत पास पास है ना, जाया जा सकता है, बट इतना रिस्क क्यों ही लेने का है,
है ना? आप वहाँ जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करो, थ्योरी पार्ट कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल का वीडियो कंप्लीट करो, उस कंपनी से एग्जिट लगाओ, एग्जिट लगा के इंडिया आओ, प्रैक्टिकल सीखो, फिर यहाँ से हम तो इंटरव्यू करा के जॉब लगाएंगे ही ना, फिर वापस चले जाओ। सेफेस्ट पार्ट, जल्दीबाजी नहीं करना है। मैंने आपको यूएई स्पेसिफिक कंट्री का बता दिया। इस तरीके से कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वी हैव कंपनीज एंड दे कैन हायर ईजली, बट वो एक सही रास्ता नहीं है। आप इंडिया से जाते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है इंडिया की, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। आपके साथ अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। ठीक, तो कई लोग क्या करते हैं, दूसरे वीज़ा पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही जाके, वर्क वीज़ा पे जाके ही काम करना है। कुछ कैंडिडेट सर होते हैं सर कि यूरोप की बात ज़्यादा करते हैं कि मुझे यूरोप जाना है डायरेक्ट, यहाँ से गल्फ की बात ही नहीं करते हैं। गल्फ कंट्री से ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमको गल्फ नहीं जाना है, क्यों? उसकी क्या रीजन है? और अगर वो यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप कैसे जाएं डायरेक्ट बिना गल्फ के, ऐसा कुछ है? ओके, देखो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यूरोप में हैं। वो किस रास्ते से यूरोप गए हैं वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, और हम अपने हर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं, उनको पूरा रोड मैप देते हैं कि किस तरीके से वो बच्चा यूरोप जा सकता है। उसका पूरा एक पाथवे है, प्रॉपर पाथवे है। तो अगर कोई यूरोप जाना चाहता है जा सकता है, जॉब उसे मिल जाएगी, बट इट टेक्स टाइम। मिनिमम 6 महीने से साल भर का टाइम लगता है यूरोप के प्रोसेसिंग में। कुछ लोग जो जल्दीबाजी करते हैं, मुझे तुरंत ही यूरोप जाना है, वो लोग किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं, वो यूरोप जॉब के नाम पे आपसे पहले 2000 रुपये ले लेंगे, आप 2000 रुपये दे के रजिस्टर करो, आपका करा देंगे। फिर आपको कहानी बताएंगे कि टोटल खर्चा जाने का 3.5 लाख 4 लाख रुपये आएगा। फिर आपको जाएंगे वहाँ पे सैलरी मंथली आपकी मिलेगी 4 लाख रुपये। तो सैलरी तो सच है, इतना सैलरी मिलता है वहाँ पे, लेकिन इतने सैलरी के लालच में आपसे फिर 1 लाख रुपये टोकन ले लेंगे, फिर बीच में 1 लाख और ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप उनको बहुत मोटा रकम दे देते हो, और पता चलता है कि जब तक आपका बारी आया तब तक वो दुकान बंद हो चुकी है। ठीक, ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारे केस हो चुके हैं, और स्टूडेंट लोग कॉल करके बताते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप आइए, कोर्स करिए, हम आपको प्रॉपर करियर पाथ देंगे, आपको यूरोप जाने का पूरा रास्ता बताएंगे डिटेल में। वो रास्ता फॉलो करो, और अगर फॉलो करते हो तो मैं ये अश्योर करता हूँ कि वो बच्चा यूरोप पहुँच जाएगा। ठीक, बहुत आसान है जाना, लेकिन एक रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, 1 दिन 2 दिन नोट करिए, ठीक है, और फिर एक और सेशन हम कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।